और ये थोड़ा सा टॉपिक समझना जरूरी है, साइंस का टॉपिक रहेगा फिजिक्स में। और ये टॉपिक का नाम है हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये यूनिट्स का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। सबसे पहली बात तो यूनिट होती क्या है? तो यूनिट वो चीज होती है जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम यूनिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वजन, इसका मतलब मान लो कि विकास परमार का वजन 28 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये जो 28 न्यूटन है ये एक प्रकार की क्या है, राशि है। उसी प्रकार अगर मेरी एज की बात करता हूं तो ये भी एक प्रकार की क्या है बच्चों, राशि। तो जो राशि होती है उनमें सबसे पहले हम भौतिकी राशि के बारे में बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एक प्रकार से भौतिकी राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशियां, मूल राशि होती है एक, ठीक है। अब मूल राशियों के बारे में अगर आप बात करते हैं तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। और ये जो मूल राशियां निर्धारित की गई है SI स्टैंडर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था, MKS प्रणाली के तहत दिया गया था। MKS का मतलब होता है बच्चों मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। इससे पहले एक दो और दिया गया था, एक में दिया गया था CGS यूनिट क्या होती है। तो CGS यूनिट में C से बनता है सेंटीमीटर, G से बनता है ग्राम और S से बनता है, C से बनता है सेंटीमीटर, G से बनता है ग्राम और S से क्या बनता है, सेकंड। लेकिन ये कुछ जो यूनिट्स थी इनको हटा दिया गया था और इस यूनिट के आधार पर इन यूनिट्स का निर्धारण किया गया था। 1971 में एक सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। तो जो मूल राशियां है वो 7 यूनिट बताई गई और 2 बताई गई पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी बताई गई थी? 2। तो जो मूल राशियां 7 होती है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी होती है, और उसके बारे में हम बातें करते हैं अच्छी तरीके से। अगर हम मूल राशियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीटर। ये जो लंबाई होती है, लंबाई, इस लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो ये लंबाई एक प्रकार की कैसी राशि है? मूल राशि। मूल राशियां वो होती है जिससे जो खुद में स्वतंत्र होती है, जो किसी से बनाई नहीं जाती, इससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है वो व्युत्पन्न राशि होती है, डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब ये क्षेत्रफल किससे मिलके बनता? लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई। तो ये 2 इससे बनके बनता है। तो ये जो है लंबाई एक प्रकार की मूल राशि है। तो मूल राशि अपने आप में स्वतंत्र होती है, उससे कोई दूसरी राशि बनाई जा सकती है। तो लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर। उसके बाद एक होता है बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए आप लिखते हो किलोग्राम। अब कई बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है, समझने में दिक्कत होती है कि जो द्रव्यमान होता है ये किलोग्राम में होता है। ये पहली बात तो ध्यान रखना है, ये जो द्रव्यमान होता है ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। अदिश राशियां क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। 2 चीजों की बात करता हूं मैं आपके सामने। एक तो मैं करता हूं द्रव्यमान के बारे में बात, और एक मैं करता हूं आपके पास भार, बोले तो वेट के बारे में बात। देखो, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और भार को मापते हैं न्यूटन में। ये गलत है कि कोई बच्चा कहता है कि मेरा वजन 50 किलोग्राम है, मेरा वजन 60 किलोग्राम। ये गलत है, क्योंकि वेट आपका न्यूटन में होता है। न्यूटन एक प्रकार का, भार एक प्रकार का फोर्स, बल होता है। भार एक प्रकार के क्या होता है बच्चों? बल। W बराबर क्या होता है? M मल्टीप्लाई बाई G। ये फॉर्मूला होता है वेट का, मास गुणा में ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? M गुणा में G। इसका मतलब ये होता है कि जो द्रव्यमान होता है वो तो किलोग्राम में मापा जाता है, लेकिन भार को किस में मापते हैं? न्यूटन में। और भार एक प्रकार की कैसी राशि होती है? भार एक प्रकार की सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जो द्रव्यमान होता है वो एक प्रकार की कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इसके अंदर दिशा नहीं होती, इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन इसके अंदर दिशा होती है, सदिश राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु के अंदर पाया जाने वाला जो मैटर होता है उसको कहते हैं, किसी वस्तु के अंदर पाया जाने वाला
किसी वस्तु के अंदर टोटल जो सबस्टांस होता है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान। ये द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान एक प्रकार का कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। चाहे आप धरती पे चले जाओ चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। बट भार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू हाइट। अकॉर्डिंग टू हाइट भार चेंज होता रहता है, वेट चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है, जो किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है वो मान लो 20 किलोग्राम है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, उसका वेट बताना है। उसका क्या बताना है आपको? भार। भार का मतलब वेट। तो वेट का फार्मूला क्या होता है? W बराबर है m मल्टीप्लाई बाई जी। जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 m मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। और व्यक्ति का मास कितना दिया गया है? 20 किलोग्राम। तो m की वैल्यू क्या होगा? 20 और जी की वैल्यू 9.8 अप्रोक्सीमेट में 10 ही मान लो, तो कितना हो गया? 200। इसका मतलब 200 न्यूटन जो हो गया वो क्या हो गया? वो व्यक्ति का क्या हो गया? भार। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपका जो वेट है वो मान लो 60 किलोग्राम है, 60 न्यूटन है, सॉरी आपका वेट कितना है? 60 न्यूटन। तो पूछ लिया जाएगा कि आपका द्रव्यमान कितना होगा, आपका मास कितना होगा बच्चों। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है? mg। m का मतलब m की वैल्यू बतानी है, लेकिन g हमारे पास हमें पता है, ये m ऐसे ही रख लो। g की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट में होती है तो कितनी? 9.8, लेकिन लिख लो 10 अप्रोक्सीमेट में। और w की वैल्यू कितनी दे रखी? 60 न्यूटन। इस 10 को इसके डिवाइड में लिया, 10 6 60। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी? 6 किलोग्राम। मतलब उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होता है? 6 किलोग्राम, जिस व्यक्ति का वेट कितना होता है? 60 न्यूटन का। इसका मतलब जो आप कहते हो कि मेरा वजन इतना है, तो वजन देखकर आप क्या निकाल सकते हो? आपका मास निकाल सकते हो। और ये मास कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। जितना मास इस पृथ्वी के ऊपर रहेगा आपका, उतना ही मास चंद्रमा पे भी रहेगा, लेकिन वेट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहीं से ले लो, अब बोल दिया जाए कि ये 6 किलोग्राम जो आया है ये क्या आया है? ये मास आया है। अगर पूछ लिया जाए कि ये चंद्रमा पे कितना मास होगा, तो सीधी सी बात है चंद्रमा पे भी कितना मास होएगा? 6 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि किसी व्यक्ति का वजन 60 न्यूटन है अर्थ के ऊपर, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पे होता है 1/6। इसका मतलब अगर 6 न्यूटन वेट अगर किसी व्यक्ति का अर्थ के ऊपर है, तो उसका चंद्रमा पर हो जाएगा 1 न्यूटन। इसका मतलब 6 की वैल्यू क्या दे रखी है? 60 न्यूटन। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, इसके डिवाइड में करोगे तो 10। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का वजन अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 न्यूटन। मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, ठीक है। तो मूल राशियों में मैंने 2 राशि आप लोगों को बताई है। एक तो मैंने बताई है लंबाई। लंबाई के लिए आपके पास क्या होता है बच्चों? मीटर। उसी प्रकार दूसरी जो राशि मैंने आपको बताई है वो क्या बताई है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान के लिए, मास के लिए क्या होता है आपके पास बच्चों? किलोग्राम। ठीक है। और जी का मान भी अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया जाएगा तो आप बता देना कितना होता है। और अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि वेट जो होता है उसको किस में मापते हो, तो न्यूटन में। और वेट का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, किसी व्यक्ति का वजन इतना है तो उसका मास कितना आएगा। तो 2 यूनिट तो ये हो गई। तीसरी यूनिट होती है वो होती है तापमान। तापमान होती है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए आपको पता है इसको मापने के लिए होता है केल्विन। इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन। तापमान की क्या होती है? केल्विन। फॉर एग्जाम्पल इसके 3 पैमाने होते हैं। एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज सेल्सियस पैमाना। ये सेल्सियस पैमाना होता है बच्चों। उसके बाद एक होता फारेनहाइट पैमाना, जो होता 32 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फारेनहाइट। ये फारेनहाइट पैमाना होता है। एक होता है केल्विन पैमाना, जो होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में? क्वेश्चन बन सकता है कि सेल्सियस पैमाने पर मानव का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन अगर पॉइंटों में पूछ लिया जाएगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस ये होता है मानव का सेल्सियस पे तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ मानव। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं फारेनहाइट पैमाने पे कितना होता है तो लगभग 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ये फारेनहाइट पैमाने पे होएगा। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केल्विन पैमाने पे मनुष्य का तापमान कितना होता है 310 केल्विन, केल्विन पैमाने पे कितना होता है बच्चों 310 केल्विन। तो सेल्सियस पैमाने पे टेम्परेचर पूछा जाए तो 37, फारेनहाइट पे पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन पे पूछा जाए तो 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है इतना। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सोच के देखो, ये 273 केल्विन है ना आपके पास, इसमें आप कितना जोड़ दो 37 जोड़ दो, 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 11, 2 और 1 3, 310 केल्विन आ गया ना। इसका मतलब अगर केल्विन सेल्सियस से केल्विन निकालना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 273, और सेल्सियस से फारेनहाइट कैसे निकालना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। यहीं पे अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूं यहीं पे, तो देखते रहे अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आपसे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का या 100 डिग्री का। इसके बाद इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है 180 डिग्री का। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 180 डिग्री फारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री फारेनहाइट। 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा 1.8 डिग्री फारेनहाइट, डिवाइड करोगे तो 1.8 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों ओवरऑल कहने का मतलब क्या है हमारे पास, मैं ये कहता हूं आप लोगों से कि फॉर एग्जांपल आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको फारेनहाइट में चेंज करना हमें, तो हमें पता है 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1.8 डिग्री फारेनहाइट है, तो 37 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया 8 7 56 6 5 8 3 24 और 5 29, 1 7 7 1 3 6 9 7 16 3 2 5 1 66.6 हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या है 37 डिग्री सेल्सियस को 1.8 से मल्टीप्लाई किया 66.6 हो गया। अब आप ये देखो कि 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट 212 डिग्री फारेनहाइट। इसका मतलब ये है कि इस तापमान पर इस टेम्परेचर पर पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है, और इस टेम्परेचर पर पानी भाप बन जाता है। तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, ओके, एंड दिस इज आल्सो बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज आल्सो बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे के सारे बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि पानी केल्विन पैमाने पर कितने पे उबलने लग जाता है तो 373 पे। पूछ लिया जाए कि पानी फारेनहाइट पैमाने पे कितने पे उबलने लग जाता है 212 पे। पूछ लिया जाए सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ, तो 32 डिग्री फारेनहाइट पे पानी बर्फ, तो 273 पे पानी बर्फ बन जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट है, तो इसको बराबर में लेके आने के लिए इसमें 32 ऐड कर दोगे आप, 6 और 2 8 6 और 3 98.6 डिग्री फारेनहाइट। क्या ये और ये बराबर नहीं है? इसका मतलब 37 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई 98.6, लेकिन कई बार आपको पेपर में मिलेगा 98.4 डिग्री फारेनहाइट। इसका मतलब जब इतना पूछा जाए तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू 36.9 डिग्री सेल्सियस के है। मतलब अगर इसके अनुसार वैल्यू पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट आएगा, इसके अनुसार वैल्यू पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट आएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब दूसरी बात बच्चों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनेंगे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे, तो जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब अगर टॉपिक वाइज सीधे चलोगे तो वो तो हमें चल रहे हैं टॉपिक वाइज, लेकिन हमें ये पता है कि यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जब इसका टॉपिक आएगा तो फिर दोबारा रिपीट करेंगे ना इसको हम, तो ये आपको सही तरीके से याद हो जाएगी चीजें। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक होता माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस है क्या फारेनहाइट, ऐसा ही है, एक मिनट रुकना, जस्ट सेल्सियस ही है। तो इसका मतलब इसको कहते हैं परम शून्य ताप, इसको क्या कहते हैं परम शून्य ताप। इसका मतलब
तापमान की अधिकतम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, तापमान अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन कम तापमान की एक वैल्यू होती है, इससे कम तापमान नहीं हो सकता, इसको कहते हैं परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, 273.15 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है, मतलब सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना कितने पे बराबर होता है, -40 पे। -40 पर सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना क्या होता है, बराबर होता है। निकाल के देख सकते हो आप इसको, देखो निकाल के दिखा दूंगा मैं यहां से। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस माइनस में बोल रहा है, इसको फारेनहाइट में चेंज करते हैं आप। ओके, तो हमें पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1.8 डिग्री फारेनहाइट होती है, तो 40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1.8 से मल्टीप्लाई करा दो, 18 चौके 72, ये हो गया, और ये माइनस में आ गया, माइनस में 72 आ गया। ओके, यहां तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद दूसरा स्टेप में हम 32 जोड़ते हैं, तो 32 जोड़ दो, ये तो माइनस के 72 है, ये प्लस के 32 है, 0 7 में से 3 गए 4, माइनस के 40 बन गया। इसका मतलब सेल्सियस पैमाना इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फारेनहाइट पैमाना होता है, और वो कितने पे बराबर होता है, -40 पे। और ये क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, परम शून्य ताप। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पारा कितने पे जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा क्या हो जाता है, जम जाता है, पारा जम जाता है -39 डिग्री सेल्सियस पे। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पारा उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पे, 357 डिग्री सेल्सियस पे पारा उबलने लग जाता है। इसका मतलब दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट पारे का। डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हो, पारे का। पारा एक धातु है, वो भी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली। बोलो हाँ, राधे राधे। अब दूसरी बात अगर मैं यहां से आप लोगों से करता हूं, एक और होता है जिसको हम कहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल कितने पे जमता है, -115 डिग्री सेल्सियस पे। अगर पूछ लिया जाए कि एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस पे, इसीलिए मेट्रोलॉजिकल थर्मामीटर जो होते हैं, मौसम तापमापी, उसमें एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, उसमें हम पारे का प्रयोग नहीं करते। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में हम पारे का प्रयोग करते हैं बच्चों, बोलो हाँ। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गई। तो 3 यूनिट हो गई आपकी, एक तापमान हो गई, एक हो गई लंबाई, लंबाई की होती है मीटर, तापमान की होती है केल्विन, और एक होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो 3 चीजें मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, लंबाई, दूसरे नंबर पर टेम्परेचर, तीसरे नंबर पर मैंने क्या बताया है आपके पास, द्रव्यमान। 3 राशियां हो गई। चौथी जो राशि होती है वो होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत करंट। अब विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो होती है एम्पियर। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो यह बन सकता है, क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है। देखो एम्पियर जो होता है ना, एक होता है एमीटर, एक क्या होता है एमीटर, ये होता है विद्युत धारा को मापने का यंत्र। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या होता है, एमीटर। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो एमीटर होता है इसको किस क्रम में लगाते हैं, सीरीज में। एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में। एक क्वेश्चन और होता है कि जो एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस उच्च होता है या निम्न, रेजिस्टेंस होता है इसका निम्न, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा की। विद्युत धारा ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा तो विद्युत धारा कम होनी चाहिए। इसलिए एमीटर आप इसलिए लगाते हो ताकि आपको करंट ज्यादा मिले। अब करंट ज्यादा मिलेगा तो आपको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम, इसलिए रेजिस्टेंस एमीटर का क्या होता है, निम्न। बोलो हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, आई बराबर एक फॉर्मूला होता है क्यूटी। आई बराबर क्या होता है, क्यूटी। आई का मतलब विद्युत धारा, क्यू का मतलब होता है चार्ज, क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज, और टी का मतलब होता है टाइम। एक न्यूमेरिकल पेपर में आया हुआ था कि चार्ज को मापते कूलम्ब में, ठीक है, बोल रहा था कि एक 200 कूलम्ब का चार्ज है और 60 मिनट 200 कूलम्ब का नहीं, मान लो 10 कूलम्ब का कोई चार्ज है और 60 मिनट तक उसके अंदर पर धारा प्रवाहित होती है, तो उसके अंदर कितना करंट प्रवाहित होगा। तो हमें पता है चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10। ये 60 मिनट है, इसको सेकंड में बदलोगे तो मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 60 6 6 3600 मल्टीप्लाई कर दो, इतना करंट आ जाएगा। करंट का एम्पीयर में आप पे तो 4-5 चीज बता दी है, इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आगे करते रहेंगे, हमारी हर एक क्लास में करेंगे जहां पे भी इनका जिक्र आएगा। तो विद्युत धारा, द्रव्यमान, लंबाई, टेम्परेचर,
1 2 3 4 चीजें हो चुकी है। पांचवी होती है परिमाण। परिमाण सॉरी इसको हम कहेंगे, हाँ परिमाण ही कहेंगे इसको। इसकी इकाई होती है मोल। इसकी इकाई क्या होती है? मोल। परिमाण की होती है मोल, लंबाई की मीटर, टेम्परेचर की केल्विन, द्रव्यमान की किलोग्राम, विद्युत धारा की एम्पियर। 1 2 3 4 5। उसके बाद होती है एक समय। समय के लिए क्या होता है? सेकंड। समय की SI क्या होती है? सेकंड। 1 2 3 4 5 6 बच की 7 वो होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और इसको कहते हैं आप इसमें कैंडेला में। इसके लिए क्या होता है? कैंडेला। याद करने का तरीका क्या हो सकता है? जो मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती इज इक्वल टू कैंडल। कैंडल हमें क्या देती है? ज्योति। तो ज्योति से क्या हो जाएगा? कैंडेला। तो 7 क्या होती है आपके पास? बेसिक यूनिट होती है, जिसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स। उसके बाद एक होती है, ये तो होती है 7 बेसिक यूनिट। 2 होती है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री। उसमें एक होती है समतल कोण। समतल कोण। एक होता है ठोस कोण या घन कोण। इसके लिए स्टेडियन का प्रयोग करते हैं, स्टेडियन। और इसके लिए प्रयोग करते हैं रेडियन का प्रयोग। ठीक है। इसको हम सर्कल में मापते हैं और इसको हम ठोस में मापते हैं। मान लो ये R है, ये भी क्या है? R। और ये जो है ये DS है, और ये जो है DQ है। इसका मतलब DQ की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? DS डिवाइडेड बाई R। दिस इज समतल कोण। दिस इज समतल कोण। और इसको किस में मापोगे? रेडियन में। किस में मापोगे? रेडियन में। क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है? तो π/180। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन के बराबर होती है बच्चों। तो ये 2 क्या होती है? पूरक राशि। इनकी कोई विमाएं नहीं होती, डायमेंशंस नहीं होते, लेकिन इनके तो होते हैं। तो 7 तो मैंने बता दिया आपको मूल राशियां, और 2 बता दी मैंने पूरक राशियां। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब जो आती है वो आती है बच्चों आपके पास, हम कह सकते हैं कि आपके पास आती है क्या? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां। अदिश राशियां, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटियां। अब ये क्या होती है? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, याद कर नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। जितनी भी मूल राशियां थी मैंने अभी आपको बताई, 7 की 7 जो मूल राशियां थी वो सारी की सारी अदिश राशियां होती है। द्रव्यमान भी, आपके पास समय भी, लंबाई भी, ज्योति तीव्रता भी, परिमाण भी, ये सारी की सारी मूल राशियां 7 की 7 अदिश राशियां होती है। प्लस में एक फॉर्मूला और कर लो, शक्ति कपूर। शक्ति कपूर बीच में आऊ आऊ करता है, आऊ आऊ करता है। शक्ति कपूर बीच में, फिल्मों के बीच में आपने देखा होगा वो करता आऊ आऊ। कहां पे आऊ? आई डोंट नो अबाउट दिस। आऊ शक्ति से बनता है शक्ति। शक्ति इज इक्वल टू पावर। शक्ति इज इक्वल टू पावर। पावर को मापते हैं वाट में। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। कपूर, कपूर, दिस इज नॉट अनिल कपूर, दिस इज एकता कपूर। कैसे बनेगा? कार्य। कैसे क्या बनेगा? कार्य। पैसे बनेगा प्रेशर। प्रेशर बोले तो दाब। ओके, दाब इज इक्वल टू पास्कल। बहुत अच्छी बात। दाब को किस में मापते हैं? पास्कल में। बीच, बीच, जैसे चाल। चाल इज ए स्केलर क्वांटिटी, कार्य इज स्केलर क्वांटिटी, दाब इज स्केलर क्वांटिटी, वाट पावर इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। आऊ, आऊ से आ से बनेगा उष्मा, ऊ से बनेगा सॉरी उष्मा, और आ से बनेगा आवर्ती। आवर्ती इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मापते हैं हर्ट्ज में। ओके, तो आवर्ती भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उष्मा भी एक स्केलर क्वांटिटी है, चाल भी स्केलर क्वांटिटी है, दाब भी स्केलर, कार्य भी स्केलर, पावर भी स्केलर। अब दूसरे आऊ से क्या बनेगा? एक आ से बनेगा आवेश। क्या बनेगा? आवेश। और ऊ से बनेगा ऊर्जा। इसका मतलब 7 तो मूल राशियां, और फिर 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 7 14 और 1 15। 15 मैंने आपको क्या बता दिया है? मूल राशियां। एक दो याद कर लो, एक घनत्व होता है, घनत्व, डेंसिटी। ये भी क्या होती है आपके पास? मूल राशियां।
आयतन जो होता है वो भी क्या होता है, मूल राशि, सॉरी अदिश राशि होती है। घनत्व भी अदिश राशि, आयतन भी क्या होती है, अदिश राशि। तो ये सारी की सारी क्या होती है आपके पास, स्केलर क्वांटिटियां होती है मेरे। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से स्केलर क्वांटिटी आपको याद हो गई होगी। फिर से देख लो, जितनी भी मूल राशियां होती है वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटियां होती है। प्लस में शक्ति का पूर्व बीच में आऊ आऊ करता है, तो इससे जितनी भी राशियां बनेगी वो भी सारी की सारी स्केलर क्वांटिटियां होती है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो इतनी रहेगी। कल से हम लंबी वीडियो बनाएंगे, 1.5 घंटे तो 2 घंटे की। ठीक है, और जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को ये कवर करवाने की कोशिश करूंगा साइंस को, और एक क्लास हम पॉलिटिकल साइंस की भी स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।